दोस्तों, हिंदी का टॉपिक एक जो कि हिंदी भाषा एवं बोलियों से संबंधित है। इसकी पिछली क्लास में हमने 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा था, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और आज की क्लास में हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। यानी मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक हिंदी कई बार पढ़ी होगी, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा होता होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी क्लास को क्लिक किया है तो आप यकीन मानना, मैं 2-3 क्लासों में आपको इस चैप्टर को इतना संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ाऊंगा कि आप ये नहीं सोचोगे कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया। चाहे तो आप मेरी एक क्लास देखकर कोई भी पिछला एग्जाम या प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, आपको इनमें से बाहर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने कई किताबों का अध्ययन करके और पिछले सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को लिया है, ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लगा सको। और जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उसी तरह से लिए हैं। और ये जो तरीका मैंने वन लाइनर आपके लिए लिया है, ये इसलिए लिया है ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट बिना सोचे क्वेश्चन लगाओ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत सरकार के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब प्रदान हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, भारत सरकार के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो संवैधानिक मान्यता जो प्रदान की गई थी वो की गई थी 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के साथ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कितने वर्षों के लिए किया गया था। तो ये यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये किया गया था 15 वर्ष के लिए। यानी जब संविधान लागू हुआ था तो उसके 15 वर्षों के लिए, मतलब उसके बाद 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को ही शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग के लिए मतलब रखा गया था। तो वह लिपि कौन सी है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो दोस्तों, वर्णों को लिखने के लिए जिन लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें हमें लिपि कहते हैं। और भारत की जो सबसे प्राचीन लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही भारतीय लिपियों का विकास हुआ है। और देवनागरी लिपि का ही, मतलब देवनागरी लिपि जो है ना, ये भी ब्राह्मी लिपि का ही एक रूप है। तो देवनागरी लिपि और ब्राह्मी लिपि, ये दोनों लिपि ऐसी हैं जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो ये जो हिंदी है ना, हमारी हिंदी, तो ये देवनागरी में लिखी जाती है। नेक्स्ट, भारत में राजभाषा नीति कब लागू हुई थी। तो भारत में राजभाषा नीति लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत में राजभाषा नीति लागू हुई थी। संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंधित अनुच्छेद को बताया गया है। 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में शासकीय प्रयोजनों के लिए किस भाषा का प्रयोग 15 वर्ष के लिए किया गया था। तो एग्जाम में एक प्रश्न जितने भी प्रकार से पूछा जा सकता है, मैंने उतने ही प्रकार से लिया है, ताकि आप सोचो नहीं और डायरेक्ट आंसर लगाओ। तो अंग्रेजी भाषा को। अगला क्वेश्चन है, किस लिपि को नागरी या हिंदी लिपि भी कहा जाता है। तो वह लिपि कौन सी है। तो वह लिपि है देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि क्या होती है, ये मैं आगे आपको बिल्कुल ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आप समझ जाओगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है। तो भाग 17 भारतीय संविधान का भाग है जो राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट, भाग 17 के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अनुच्छेद 343 से 351 तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है ना दोस्तों, भाषा से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा तो हिंदी और लिपि जो है ना वो देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 143(1) के तहत। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि कैसी होती है। तो देवनागरी लिपि जो होती है ये अक्षरात्मक होती है। तो मैं आपको यही समझा देता हूँ कि देखिए, ये जो हमने लिखा है ये हिंदी में लिखा हुआ है, और हिंदी जो लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आप देख सकते हो कि इसमें सभी के सभी अक्षर है। तो देवनागरी लिपि जो होती है दोस्तों वो अक्षर होती है, अक्षरात्मक। भाषा के संदर्भ में संपर्क भाषा का अर्थ क्या होता है।
तो भाषा के संपर्क में जो होता है, संपर्क भाषा का अर्थ वो होता है जोड़ने वाली भाषा। और संपर्क भाषा किसे बोलते हैं? तो संपर्क भाषा इसे ही बोलते हैं, जैसे मान लो दो अलग अलग जगह के व्यक्ति है, वो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं, तो वहाँ जब वे बात करेंगे ना दोस्तों, तो संपर्क भाषा में बात करेंगे। और भारत की संपर्क भाषा क्या है? तो वो है हिंदी। संस्कृत, हिंदी और उर्दू भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित भाषा है? तो 22 भाषा आप एक साथ याद नहीं कर सकते, तो मैंने इसलिए इन्हें अलग अलग रखा है। इस तरह से आप एकदम याद कर लोगे। तो संस्कृत, हिंदी और उर्दू भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित भाषा है। संपर्क भाषा का आशय जो है ना, वो जन भाषा से है। अगला क्वेश्चन है, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 210 में ना दोस्तों, वो विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। तमिल, तेलुगु, मलयालम किस अनुसूची से शामिल भाषा है? तो तमिल, तेलुगु, मलयालम जो है ना, ये 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है, आपको याद रखना है। तो देखिए 6 भाषा आपकी यहाँ तक याद हो गई। तो इसी तरह से हम 22 की 22 भाषाओं को अलग अलग याद कर देंगे। एक साथ याद करने में आपको कठिनाई होगी, वो याद नहीं कर पाओगे। जब राज्य केंद्र के साथ संपर्क स्थापन या पत्र व्यवहार करता है, उस समय प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि सभी राज्यों को अपनी सीमा में अपनी अपनी राजभाषा का अधिकार है, राज्य भाषा का। तो दोस्तों जब ये केंद्र के साथ संपर्क करेगा, तो वहाँ राजभाषा यानी राजभाषा को सह राजभाषा भी बोला जाता है, राजभाषा का ही उपयोग करेगा। और भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसने किया था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था राष्ट्रपति ने। और राष्ट्रपति ने प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था 7 जून 1955 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? तो संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? तो अनुच्छेद 344 के तहत। और किसकी अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? तो बीजी खैर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा। डोगरी बोडो संविधान की किस अनुसूची में शामिल भाषा है? तो ये 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। नेक्स्ट, जिस भाषा के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं संपर्क स्थापित किए जाते हैं, कौन सी भाषा होती है? तो वह भाषा होती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का जब भावात्मक क्षेत्र होता है ना दोस्तों, वो राष्ट्रभाषा का जो क्षेत्र होता है वो भावात्मक क्षेत्र होता है, ये भी आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि वन लाइनर के बाद जब हम संपूर्ण हिंदी पढ़ लेंगे वन लाइनर करके, तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। लेकिन आप निश्चिंत रहे कि जिस तरह से ये एक प्रश्न रखा हुआ है, मानो अगर मैं 3 ऑप्शन और दे देता तो आंसर तो जब भी आपका यही होता ना, भावात्मक क्षेत्र, तो आपका समय बचेगा। अगर मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो कम समय में ज़्यादा प्रश्न नहीं करा पाऊंगा, और इस तरीके से मैं आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न करा दूंगा। और मेरा जो है ना उद्देश्य, मेरा यही उद्देश्य है कि मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करूं और ज़्यादा से ज़्यादा वही प्रश्न कराऊं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी तक भारतीय संविधान ने किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो भारत में किसी भी भाषा को अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। उड़िया भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में। और दोस्तों जितने प्रश्न मैं करा रहा हूं, आपको 7 से 8 किताबों का अध्ययन करके सभी के सभी चैप्टर्स मैंने अलग किए हैं, मतलब छांटे हैं प्रश्न एक एक चैप्टर के, तो आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं और आप एक किताब में इतने प्रश्न देखोगे भी नहीं। तो हिंदी भाषा के विकास के निर्देश किस अनुच्छेद में बताए गए हैं? अनुच्छेद 351 में। नेक्स्ट है, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। और हिंदी की जननी क्या है अगर ये प्रश्न आए तो वो है अपभ्रंश। किस अनुच्छेद में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान किए गए हैं? तो प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान जो किए गए हैं वो किए गए हैं अनुच्छेद 345 में। अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में प्रावधान किए गए हैं, आपको याद रखना है।
हिंदी भाषा को हिंदवी किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था। अमीर खुसरो जो थे फारसी भाषा के महान कवि थे और बोली कौन सी बोली के कवि थे? तो खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। 1215 में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में। कासगंज जिले के पटियाली में इनका जन्म हुआ था। असमिया भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल भाषा है? तो ये 8वीं अनुसूची में। और असमिया जो है ना वो असम की राजभाषा है, आपको ये भी याद रखना है। हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस भाषा की रचनाओं में मिलता है? तो हिंदी जो है ना दोस्तों आपको याद रखना है कि फारसी भाषा का शब्द है। तो इसी तरह से फारसी भाषाओं की रचना में हिंदी का उल्लेख मिलता है। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो भारत के गुजरात राज्य में हुआ था। और जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? तो वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? अनुच्छेद 343। और आपको एक जानकारी मैं और दे देता हूं दोस्तों कि आपको ना तो मेंस लिखना ना आपको अध्यापक बनना, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव तरीके से एग्ज़ाम देकर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और नौकरी लेना है। तो आप निश्चिंत रहे, बस आपको सिर्फ जो मैं करा रहा हूँ ना दोस्तों सिर्फ याद करना है, इसे किसी भी तरीके से याद कर लीजिए। इसी तरह से आपको हूबहू ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे, कोई चेंजिंग नहीं मिलेगी, बस आपको याद करने की मेहनत है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो भारत की प्रथम देश भाषा है पाली। संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी कौन सी भाषा है? तो संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है हिंदी। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है अपभ्रंश। क्यों? क्योंकि विकास क्रम क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो है संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। तो ये देख लीजिए, इस तरह से विकास के बाद मतलब तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। प्रारंभ में पुरानी प्राकृत किसे कहा जाता था? तो पुरानी प्राकृत कहा जाता है पाली को, क्योंकि प्राकृत से पहले पाली भाषा आती है। और पाली भाषा में जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उन्होंने अपना उपदेश दिया था। तो बौद्ध साहित्य से संबंधित भाषा कौन सी है? पाली भाषा। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न हम पहली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वो देख लेना। तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है शब्द। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो है वर्ण। भाषा की पूर्णतम इकाई क्या है? तो वो है दोस्तों वाक्य। भाषा किन से मिलकर बनती है? तो भाषा मिलकर बनती है वाक्यों से। वाक्य मिलकर बनता है शब्दों से और शब्द मिलकर बनते हैं मूल ध्वनियों से, ये आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा किसने की थी? तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने की थी 10 जनवरी 2006 को। तो आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 10 जनवरी 2006 को की थी। और भारतीय दूतावास ने सबसे पहले हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस किस देश में मनाया था? तो ये नॉर्वे में मनाया गया था। कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित है? मातृभाषा में शिक्षण से संबंधित है तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 350A। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति हुई है शौरसैनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि थे दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किस बोली में रचना करते थे? तो खड़ी बोली में। कश्मीरी भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है कश्मीरी। अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को किसने लागू किया था? तो अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को कब लागू किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को 1835 में लागू किया था। किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश में कौन सी भाषा जो लोग एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं उनके बीच विचार विनिमय का काम करती है? तो ये मैंने अभी आपको बताया था, संपर्क या जनभाषा। वर्तमान में भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। और दोस्तों बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में भारत की संपर्क भाषा थी संस्कृत।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा है अंग्रेजी। देवनागरी लिपि विशेष रूप से किस देश की लिपि है? तो ये हमारे प्यारे भारत देश की लिपि है। देवनागरी लिपि में किस देश की भाषाएं लिखी जाती है? तो दोस्तों लिपि तो ये भारत की है, लेकिन इसमें अनेक भारतीय भाषाएं और कुछ विदेशी भाषाएं भी लिखी जाती है, ये आपको याद रखना है। और वो विदेशी भाषाएं कौन कौन सी है वो भी हम सब पढ़ेंगे, यानी कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। विभिन्न भाषी वर्गों के बीच संप्रेषण का कार्य कौन सी भाषा करती है? तो वो करती है संपर्क भाषा। गुजराती भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल भाषा है? तो गुजराती जो है ना, गुजरात राज्य की राजकीय भाषा है और ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? तो भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। नेक्स्ट, मातृभाषा का सामान्य अर्थ क्या है? तो दोस्तों मातृभाषा का सामान्य अर्थ है माता की भाषा। किसे एक निश्चित शब्द समूह और व्याकरणिक संरचना द्वारा पहचाना जाता है? तो बोली को। हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा है? हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है विश्व हिंदी सम्मेलन। भौगोलिक दृष्टि से भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। नेपाली भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल भाषा है? तो ये 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है दोस्तों नेपाली। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक कौन सी है? तो हिंदी भी 10 शक्तिशाली भाषाओं में से, यानी 10 भाषाओं के अंतर्गत आती है, आपको याद रखना है। माता पिता या परिवार के द्वारा, माता पिता या परिवार के किसी सदस्य द्वारा बालक को सिखाई जाने वाली भाषा का परिष्कृत रूप क्या कहलाता है? तो मातृभाषा कहलाता है। हिंदी और संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। अनेक भाषाएं हैं दोस्तों जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वो मैं आपको एक एक करके सभी पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट, शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 350 में शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का प्रावधान किया गया है। नेपाली भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। नेक्स्ट, किस लिपि की पहचान एक क्षैतिज रेखा के द्वारा की जाती है? क्षैतिज रेखा मतलब देवनागरी जैसे लिखा है तो इसके ऊपर एक जो रेखा गई है ना, तो ये पहचान है देवनागरी लिपि की जैसे, और इसे क्षैतिज रेखा को शिरोरेखा भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ये देख लीजिए कि कमल शब्द में क्षैतिज रेखा कौन सी है? तो रेखा ये होती है क्षैतिज रेखा। तो जहां आपको किसी भी शब्द के ऊपर ये रेखा मिलेगा तो वो देवनागरी लिपि में लिखा गया शब्द है, आपको याद रखना है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 350B में। नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मातृभाषा किसका एक परिष्कृत रूप है? तो बोली का। इससे आप ये समझ जाओगे कि जिसके माता पिता की बोली जैसी होगी तो उनका बालक भी उसी बोली में सीखेगा। मकर संक्रांति त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये दोस्तों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, उत्तर भारत में। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था जोशुआ कैटलर ने। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय जो है मॉरिशस में है। कन्नड़ जो है ना दोस्तों, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो इसमें से कन्नड़ भी है जो द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है भाषा। और द्रविड़ परिवार के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, जौन सी और भाषाएं आती हैं वो भी मैं सभी आपको पढ़ाऊंगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा अगर शुद्ध है तो उसका ज्ञान हम कैसे करेंगे? तो व्याकरण से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने नेक्स्ट आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? तो ये हुआ है अपभ्रंश से। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो थी वो वैदिक संस्कृत थी, ये आपको याद रखना है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था श्रद्धाराम फिल्लोरी ने। देवनागरी लिपि ये मैंने अभी आपको बताया है कि जयभट्ट के शिलालेख में सबसे पहले उल्लेख हुआ है। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, जिस भाषा को उल्लेख किया अनुवाद किया जाता है ना वो स्रोत भाषा कहलाती है। लिपि की आवश्यकता जो होती है वो भाषा को लिखने के लिए होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हिंदी भाषा एवं बोलियों से संबंधित क्लास 2 में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा।
और प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर उसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।